एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं सरिता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स पटी पे। तो हम पढ़ रहे थे सेल डिवीजन और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था, आज हम समसूत्री विभाजन पढ़ने वाले हैं। कल तक हमने ये बताया था कि जो सेल डिवीजन होता है उस कोशिका विभाजन के कितने प्रकार हैं। 3 टाइप मैंने बताए थे। उन 3 टाइप में से एक पहला टाइप था, वो था आसूत्री विभाजन, दूसरा था समसूत्री विभाजन और तीसरा था अर्धसूत्री विभाजन। ये 3 विभाजन थे। इनमें से कल आपको अर्धसूत्री विभाजन विद डिटेल के साथ बताया था। अब हम बात करते हैं समसूत्री विभाजन की। तो जो समसूत्री विभाजन है, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि इसकी खोज किसने की। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की, तो देख लेते हैं। वाल्थर फ्लेमिंग ने अर्धसूत्री विभाजन की खोज की थी। तो पहला प्रश्न ये है कि समसूत्री विभाजन कहाँ होता है। पहला प्रश्न ये, समसूत्री विभाजन कहाँ होता है। तो ध्यान रखना, ये शरीर की कायिक कोशिका में होता है। अब बात करते हैं कि कायिक कोशिकाएं कहाँ होती हैं। तो ये बॉडी की सोमैटिक सेल्स में होता है। तो देखते हैं ये जो कायिक कोशिकाएं कोशिकाएं ये क्या होती हैं। तो ये जो मुख्य रूप से ये जो हमारी काया है, उस काया को बनाने के लिए कौन कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं। तो इंग्लिश में उन्हें हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो इस पॉइंट को समझना, जो समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या समान होती है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या समान होती है। क्या होती है, तो समान होती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिमिलर टू मदर सेल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिमिलर ऑफ मदर सेल। तो जिस कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं, उस कोशिका के अंदर क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या समान होती है। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर गुणसूत्र की संख्या 46 है, मतलब 46 है, तो इससे 2 कोशिकाएं बनेंगी, उनमें भी गुणसूत्र की संख्या 46 ही रहेगी। इनसे 2 कोशिकाएं बनेंगी, एक तो ये हो जाएगी, दूसरी ये, उसमें भी गुणसूत्र की संख्या 46 ही रहेगी। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये डायग्राम आपको दिखा रहे हैं, देखते हैं ये जो डायग्राम बना हुआ है। तो आइए इस पर बात करते हैं। ये जो समसूत्री विभाजन होता है, इसकी अगर बात की जाए इसकी अगर बात की जाए तो माइटोसिस सेल डिवीजन की अगर बात की जाए, तो अर्धसूत्री विभाजन की बात की जाए। अब ये हमें नंबर 2 पर पढ़ना है और नंबर 1 हमारा हो जाएगा समसूत्री, दूसरे नंबर पे हमारा हो जाएगा अर्धसूत्री। तो देख लेते हैं हम जरा। अब ये हमें नंबर 2 पे पढ़ना है और ये नंबर 3 पर, अब जो ये हमारा नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 3 हो जाएगा। समसूत्री विभाजन में जो एक कोशिका थी, ये कोशिका जब विभाजन के लिए तैयार होती है, समसूत्री में ये जो एक कोशिका है, ये जो एक कोशिका है, तो ये जब कोशिका विभाजन के लिए तैयार हुई, तो इससे कितनी कोशिकाओं का निर्माण हुआ। तो इससे 2 कोशिकाएं बनी। ध्यान रखना, एक तो ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी। 2 कोशिकाएं बनी, तो समसूत्री विभाजन में कितनी कोशिकाएं बनती हैं, तो 1 से 2 ही कोशिकाएं बनती हैं। कितनी बनती हैं, 1 से 2 कोशिकाएं ही बनती हैं। अगर हम बात करें अर्धसूत्री की, तो यहाँ पर जो एक सेल है, ये सेल जब डिवीजन के लिए तैयार होती है, तो इस सेल के कितने सेल तैयार होती हैं, इस सेल से कितनी सेल तैयार होती हैं, तो 2 सेल बनती हैं। उन 2 सेल में फिर से विभाजन होता है, उससे जो है 2 सेल बनती हैं, एक ये, उससे फिर विभाजन होता है। तो जब फिर से विभाजन होता है, तो कितनी कोशिकाएं बन जाती हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन में 4 कोशिकाएं बन जाती हैं।
तो देख लेते हैं, अर्धसूत्री विभाजन में 4 कोशिका का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक पहले होती है, उसके बाद ये बनती है एक फिर इनसे भी 2 बनती हैं। 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगला पॉइंट ये है कि समसूत्री विभाजन में 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं। 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं। इन सेल डिवीजन में मदर मिटोसिस सेल डिवीजन, मदर सेल डिवाइडिंग 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 इनटू डॉटर सेल। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये सीधा सा प्रश्न आपके एग्जाम में आया है। अगर मैं आपसे कहूं कि उदाहरण बता दीजिएगा, तो देख लेते हैं। जहां उदाहरण देख लेते हैं, जहां पर समसूत्री विभाजन पाया जाता है, एक तो कायिक कोशिका के अंदर और दूसरा हो जाएगा भ्रूण के अंदर। अगर आपसे पूछे एम्ब्रियो के अंदर कौन सा विभाजन होता है, तो देख लेते हैं। तो उसमें समसूत्री विभाजन होता है। अगर आपसे ये कहे कि बच्चे की शारीरिक वृद्धि में या फिजिकल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, यहाँ पर भी समसूत्री विभाजन होता है। बच्चों की शारीरिक वृद्धि में या फिजिकल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, इसमें भी कौन सा विभाजन होता है, तो इसमें भी समसूत्री विभाजन होता है। अगर मान लीजिए आपको चोट लगी हो, तो चोट या घाव को भरने में कौन सा विभाजन होता है, तो यहाँ पर भी समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। आइए आगे देखिए। समसूत्री विभाजन होता है तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, देख लेते हैं। कोशिका विभाजन का चक्र। इस कोशिका विभाजन को इंग्लिश में कहा जाता है सेल डिवीजन साइकिल कहा जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं कि जो सेल डिवीजन है, इसके बारे में जानकारी किसने दी, तो ये जानकारी दी थी हार्वर्ड एवं पेल्फ के अनुसार दी गई। किसके अनुसार? पेल्फ के अनुसार दी गई। ये 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने कोशिका विभाजन कितनी अवस्थाएं बताई, तो इन्होंने कोशिका विभाजन के कितने चक्र बताए हैं, तो देख लेते हैं। इन्होंने 4 बताए हैं। हार्वर्ड एवं पेल्फ के अनुसार विभाजन की 4 अवस्थाएं हैं। तो देख लेते हैं वो कौन कौन सी हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं बताई है। तो आइए देख लेते हैं वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाएं हैं, देख लेते हैं। उनको डिटेल में बताती हूँ। पहले नंबर 1 पे आता है, जिसे कहते हैं G1 फेज। क्या बोलते हैं? G1 फेज। हिंदी में कहते हैं जीवन G1 अवस्था। क्या बोलते हैं? G1 अवस्था। और नंबर 2 हमारा हो जाएगा एस फेज, या हिंदी में कहते हैं उसे हम एस अवस्था। क्या बोलते हैं? एस अवस्था। और नंबर 3 की बात करते हैं, तो नंबर 3 पे हमारा क्या आता है, तो नंबर 3 पे आता है G2 फेज। हिंदी में बोलते हैं G2 अवस्था। क्या बोलते हैं? G2 अवस्था। अब बात करते हैं नंबर 4 पे क्या आता है, तो नंबर 4 पे आता है हमारा एम फेज। क्या? एम फेज, मतलब एम अवस्था। क्या आएगा? एम अवस्था। हिंदी में कहते हैं एम अवस्था। तो ये टोटल चार भाग होते हैं। जो मात्र कोशिका है, इस मात्र कोशिका से ही क्या बनती है, इस मात्र कोशिका से ही क्या बनती है, तो इससे संतति कोशिका बनती है। जैसे मान लीजिए क्या बनती है, संतति कोशिका, मतलब मदर सेल। जैसे मान लीजिए एक सेल, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम,
नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र की संख्या कितनी रहेगी? तो 46 ही रहेगी। अब इससे क्या बनेंगे? तो टोटल कोशिकाएं कितनी बनेंगी? तो 2 बनेंगी। इसमें भी गुणसूत्र की संख्या 46 ही रहेगी। इसमें एक से क्या बनेगी? इससे 2 कोशिकाएं बनेगी। इसमें भी गुणसूत्र की संख्या कितनी रहेगी? 46 ही रहेगी। उम्मीद है यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। तो आइए देखते हैं आगे। अब देखिए, जीवन अवस्था जो G1 अवस्था है, जो यहाँ हमारी कोशिकाएं के अंदर कोशिकाएं किसकी बनी होती हैं? तो ये जो है हमारी प्रोटीन और आरएनए की बनी होती हैं। प्रोटीन का यहाँ क्या होगा? तो यहाँ संश्लेषण होगा। क्या होगा? संश्लेषण, सिंथेसिस। अब बात करते हैं, ये जो प्रोटीन संश्लेषण है ये क्यों होता है? तो ये हमारे शरीर में हर चीज किसकी बनी होती है? तो हर चीज हमारी शरीर में प्रोटीन की बनी होती है। अब यहाँ क्या होता है? तो यहाँ डीएनए का संश्लेषण होता है, क्योंकि हर सेल में डीएनए होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है। अब देखते हैं G2 की बात करते हैं हम। आरएनए। अब हम बात करते हैं G2 की। यहाँ डीएनए का संश्लेषण होता है। अब हम बात करते हैं G2 अवस्था की। तो देख लेते हैं, G2 अवस्था, यहाँ भी प्रोटीन संश्लेषण होता है और यहीं से विभाजन शुरू होगा। यहीं से विभाजन शुरू होगा। और किसमें होगा? तो इस M अवस्था में विभाजन कहाँ होता है? तो M अवस्था में। तो क्या क्या आता है यहाँ पर? तो यहाँ पे आता है M अवस्था में, देख लेते हैं क्या क्या आता है। M अवस्था में आता है, नंबर 1 पे हमारा आएगा प्रोफेज। मतलब पहली फेज का मतलब होता है अवस्था। तो प्रोफेज के बाद कौन सा आएगा? तो मेटाफेज आएगा। और फिर आएगा एनाफेज। और फिर इसके बाद आएगा टीलोफेज। और फिर लास्ट में जो हमारा आएगा साइटोकाइनेसिस। तो ये 4 होती हैं, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। अब देख लेते हैं। अब यहाँ पर विभाजन का अध्ययन करेंगे, स्टडी ऑफ डिवीजन। तो कौन सा विभाजन पढ़ रहे हैं? तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं समसूत्री विभाजन। तो इसका अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए, इसको कितने भाग में बांट कर पढ़ेंगे? तो इसे 6 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? विभाजन का अध्ययन मतलब देख लेते हैं, इसे 6 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा जाता है। तो आइए देख लेते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। तो नंबर 1 पे आता है हमारा इंटरफेस। क्या आता है? इंटरफेस। और नंबर 2 पे क्या आता है? तो नंबर 2 पे आता है प्रोफेस। और नंबर 3 की बात करते हैं, तो नंबर 3 पे आता है हमारा मेटाफेस। क्या आता है? मेटाफेस। और नंबर 4 पे आता है एनाफेज। और नंबर 5 की बात करते हैं, तो नंबर 5 पे आता है टीलोफेज। और नंबर 6 पे आता है साइटोकाइनेसिस। क्या आता है? साइटोकाइनेसिस। चलिए देखते हैं कोशिका विभाजित होती है। आइए आगे देखते हैं। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो कोशिका विभाजित होती है तथा डीएनए की प्रतिकृति बनाती है। इस प्रतिकृति का मतलब होता है डुप्लीकेट बनती है। क्या करती है? डुप्लीकेट। तो समसूत्री विभाजन से कितनी कोशिकाएं बनती हैं? तो 2 कोशिकाएं बनती हैं। ये नंबर 1 पे पहली अवस्था को देखते हैं, जिसे बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं? इंटरफेज। बात करते हैं इंटरफेज की। तो अगर हम इंटरफेज की बात करें, ये इंटरफेज अवस्था विश्राम अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? विश्राम अवस्था कहलाती है।
और अब विश्राम अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आपके शरीर आपको कहीं बाहर जाना है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? जो भी आप काम कर रहे हैं उससे आप छुट्टी लेते हैं कि नहीं? तो लेते हैं, होना है तो ये भी आपने जितने भी काम ये भी जितने भी काम चल रहे हैं होते हैं तो सेल के उन सब काम को रोक देता है। क्या करता है? इंटरफेस रोक देता है सारे काम को। तो पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट है सर्वाधिक समय इसी में लगता है। क्या लगता है? सर्वाधिक समय इसी में लगता है। कितना लगता है? तो 90% टोटल टाइम का 90% मान लो कोई से मतलब मान लो 30 घंटे में कंप्लीट होती है तो 27 घंटे तक क्या काम चलेगा? तो इंटरफेस का विश्राम अवस्था। तो देख लेते हैं, इंटरफेस अवस्था में कोशिका आराम करती है। क्या करती हैं? कोशिकाएं जो हैं आराम करती हैं और सर्वाधिक समय इसी में लगता है। अगला पॉइंट यहाँ से है विभाजन प्रारंभ नहीं होता है। यहाँ से विभाजन प्रारंभ नहीं होता है। अब देखो ये जलयोजित होती हैं। क्या होती हैं? जलयोजित होती हैं। अब देखिए अगली अवस्था नंबर 2 पर आती है। तो देख लेते हैं, नंबर 2 की बात करते हैं। तो नंबर 2 पे कौन सी अवस्था आती है? तो नंबर 2 पे आती है प्रोफेज अवस्था। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। प्रोफेज हिंदी में कहते हैं पूर्वास अवस्था, जिसे हम बोलते हैं प्रो का मतलब होता है प्रारंभिक, प्रो का मतलब होता है प्रारंभिक। तो देख लेते हैं, कोशिका विभाजन प्रारंभ होता है, सेल डिवीजन स्टार्ट होता है यहीं से। तो दूसरा पॉइंट है कोशिका का निर्जलीकरण होता है। यहाँ से कोशिका विभाजन प्रारंभ होता है, सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। और सेकंड पॉइंट हमारा है कोशिका का निर्जलीकरण होता है। क्या होता है? निर्जलीकरण होता है। पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे निर्जलीकरण क्यों हो जाता है। तो देख लेते हैं, पहली अवस्था में बताया था कि ये जल योजित होते हैं, इसीलिए गुणसूत्र नहीं दिखाई देते हैं इसमें। पहली अवस्था में इंटरफेस की बात कर रहे हैं और इस प्रोफेज अवस्था में गुणसूत्र दिखाई देते हैं क्योंकि इसमें कोशिका का निर्जलीकरण होता है। क्या होता है? निर्जलीकरण होता है। ये प्रश्न आता है कि गुणसूत्र कब दिखाई नहीं देते, कब दिखाई देते हैं? तो कोशिका विभाजन के समय। अब आगे देखते हैं कि ये जो सेंट्रोसोम था ये कन्वर्ट हो जाता है सेंट्रिओल में। किसमें? तो देख लेते हैं, ये जो सेंट्रोसोम था ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सेंट्रिओल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सेंट्रिओल में बदल जाता है। अगला पॉइंट ये है जो केंद्रिका कोशिका विभाजन के समय लुप्त हो जाती है। जो केंद्रिका कोशिका विभाजन के समय जो लुप्त हो जाती है, इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं स्पाइंडल फाइबर की। किसकी बात करते हैं? स्पाइंडल फाइबर का निर्माण होता है। इसमें स्पाइंडल फाइबर का निर्माण होता है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि केंद्रक झिल्ली यहाँ लुप्त होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? देख लेते हैं, ताकि गुणसूत्र बाहर आ सके। कहाँ से? केंद्रक से गुणसूत्र बाहर आ सके। प्रोफेस विभाजन की पहली अवस्था है ये। और अगली अवस्था कौन आ जाती है? तो अगली अवस्था हो जाएगी मेटाफेज। क्या हो जाएगी? मेटाफेज। तो ये मेटाफेज किसके बाद आती है? तो प्रोफेज के बाद आती है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और सेंट्रिओल स्पाइंडल फाइबर से जुड़ा होता है। सेंट्रिओल जो है स्पाइंडल फाइबर से जुड़ा होता है। अगला पॉइंट है स्पाइंडल फाइबर गुणसूत्र से भी जुड़ा होता है।
सूत्र से जुड़ा होता है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अगली पीढ़ी दो भाग दो भागों में कौन डिवाइड होता है, तो आपको बताया था गुणसूत्र को एक डायग्राम जो दो भागों में डिवाइड था, उसमें जो बीच वाला भाग हिस्सा था, हमने जो आपको एक डायग्राम बताया था उस गुणसूत्र का डायग्राम था, तो उसमें जो दो भागों में डिवाइड था उसमें जो बीच वाला हिस्सा था उसे हम क्या बोलते थे, तो उसे हम सेंट्रोमियर कहते थे। ये मैंने पढ़ाया था पिछली क्लासेस में। तो ये जो स्पाइंडल फाइबर जुड़ रहे हैं, ये जो गुणसूत्र के बीच वाले भाग को सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर कहते हैं गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। गुणसूत्र जो है स्पष्ट दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट है, तो देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा अगली अवस्था, मतलब एनाफेज। एनाफेज क्या होता है इसमें? अब देखो पहला पॉइंट है सबसे छोटी अवस्था गुणसूत्र ध्रुव की ओर जाते हैं। सबसे छोटी अवस्था गुणसूत्र ध्रुव की ओर जाते हैं, स्मॉलेस्ट फेज। तो ये प्रश्न जरूर आता है कि सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है? सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है? अगला पॉइंट है यहाँ संतति अर्थ गुणसूत्र का निर्माण होता है। क्या होता है? अर्थ गुणसूत्र का निर्माण होता है। इसका लास्ट पॉइंट कोशिका द्रव्य का विभाजन प्रारंभ होगा। अगले इसका लास्ट पॉइंट है कोशिका द्रव्य का विभाजन प्रारंभ होगा। किसका है लास्ट पॉइंट? तो एनाफेज का लास्ट पॉइंट ये है कोशिका द्रव्य का विभाजन प्रारंभ होगा यहाँ से। तो देख लेते हैं अगली अवस्था है हमारी। अगली अवस्था देख लेते हैं हम। अगली अवस्था हमारी है टीलोफेज। क्या है? टीलोफेज। इस टीलोफेज के अंदर सबसे मेन चीज ये है, ये जो प्रोफेज की विपरीत है, ये प्रोफेज अवस्था की विपरीत है। तो सारे पॉइंट उससे मिलते हैं जो उसके अपोजिट है। अब बात करते हैं हम प्रोफेज अवस्था के विपरीत सारे बिंदु लिख सकते हैं आप इसमें। नंबर 6 की बात करते हैं तो नंबर 6 पे हमारा क्या आता है? तो नंबर 6 पे हमारा आता है साइटोकाइनेसिस। क्या आता है? साइटोकाइनेसिस। ये हमारा नंबर 6 पे आता है। यहाँ एक से दो कोशिका बन जाती हैं। यहाँ क्या होती है? यहाँ एक से दो कोशिका बन जाती हैं। अगला पॉइंट है यहाँ गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिका के बराबर होती है। यहाँ गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिका के या मदर सेल के बराबर होती है। और अब बात करते हैं इसमें भी गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो इसमें भी गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो पहला पॉइंट देख लेते हैं कायिक कोशिका में, और नंबर 2 है जो भ्रूण, और नंबर 3 की बात करते हैं शारीरिक विकास में समसूत्री विभाजन होता है। नंबर 4 चोट लग जाए तो उसमें चोट को भरने में भी समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। कायिक कोशिका और शारीरिक विकास के लिए और चोट घाव भरने में कौन सा विभाजन होता है? तो इसमें भी समसूत्री विभाजन ही होता है। क्या समसूत्री विभाजन ही होता है। धन्यवाद। तो आज की क्लास समाप्त होती है। जिन बच्चों को थोड़ा सा इसमें कम समझ में आया है, या ये बहुत टफ टॉपिक है, बहुत इजी तरीके से समझाने का प्रयास किया है, तो वीडियो को एक बार और अच्छे से देख लेना। कल की क्लास देखने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।